सेवी ग्रेड ऑफिसर विश्व त्रिवेदी। सो गाइस, विश्व ने अभी इसी अटेम्प्ट में वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेवी ग्रेड एग्जामिनेशन क्लियर किया। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। He has cleared his BE Mechanical in 2019. Later on, he started his preparation for SEBI Grade A 2020. 2020 में जैसे ही नोटिफिकेशन आया, विश्व ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, लेकिन एसबीआई में इसका सिलेक्शन हो गया था और उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से एसबीआई में विश्व को ज्वाइन करना पड़ा था। सेबी का अटेम्प्ट नहीं दे पाया था विश्व, एंड फिर एसबीआई के बाद ही विश्व ने फिर ईपीएफओ भी ज्वाइन किया, बट सपना था सेबी ग्रेड ए क्लियर ही करना है। एंड हाँ, आज उसी सपने के वजह से बिल्कुल ही फर्स्ट अटेम्प्ट में विश्व ने जो है सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस विश्व। थैंक यू। या सो आप हमारे सेबी एस्पिरेंट्स को बताना चाहोगे कि कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और क्या चीज थी जो आपको सेबी करने के लिए मोटिवेट कर रही थी? तो सबसे पहले तो सबको मैं वेलकम करता हूँ, जितने भी हमारे जो भी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट था और मैं बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखता था और उनसे इंस्पिरेशन लेता था, स्ट्रेटेजीज जानता था, खुद की स्ट्रेटेजी बनाई और फाइनली हो गया है। तो सबसे पहले तो जब 2020 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ही मुझे पता चला था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है। मुझे आइडिया था क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था बैंकिंग एग्जाम्स का 2019 से, तो मुझे आइडिया था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये स्केल पे उनकी रिक्रूटमेंट होती है वो मुझे आइडिया नहीं था। जैसे ही नोटिफिकेशन आया और मैंने देखा कि इसके जो सब्जेक्ट्स है वो तो टोटली अलग है, मेरे बैकग्राउंड से या कहीं पे भी मैच नहीं करता है कुछ भी, बट फिर भी मैंने देखा कि ये बहुत, और सर्च भी किया बहुत, और देखा कि एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर स्टार्ट किया और वहीं से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, और ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर 2022 वाले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। राइट, एंड फाइनली यू आर एन ऑफिसर नाउ। सो बेसिकली जो है आप बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सो क्या डिफरेंस था सेबी एंड बैंक एग्जाम्स के प्रिपरेशन में? ओके, तो बैंक का जो सिलेबस है वो लिमिटेड टू क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स से लिमिटेड है वो, और इसका जो सिलेबस है उसमें 6 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, जो कि है कॉमर्स, अकाउंटिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट और कॉस्टिंग। तो ये 6 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, और अगर वो आप पढ़ लेते हो तो इसमें आप अच्छा कर सकते हो। राइट, तो काफी वास्ट सिलेबस है। तो कब से एक्चुअली आपने प्रिपरेशन की शुरुआत की थी? मतलब 2020 में आप अपीयर करना चाह रहे थे, लेकिन तब से आपने प्रिपरेशन क्या कंटिन्यू किया, या तो फिर नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपने प्रिपरेशन फिर से दोबारा से स्टार्ट किया? तो अभी भी मुझे याद है कि 2020 में मार्च 7 को ये नोटिफिकेशन आया था, 2020 वाला। तो मैंने उसी दिन से ही मतलब देखना स्टार्ट कर दिया था, सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि 1 महीने का टाइम था, और मैंने ये सोचा कि सिलेबस अगर अलग है तो सबके लिए अलग। तो मैंने अनअकैडमी था मेरे पास उस टाइम पे, बैंकिंग वाला, और मैंने उस पर सर्च किया कि इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैंने टाइप किया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से फिर मुझे उसमें दिखा कि रूही मैम, मैनेजमेंट बाय रूही मैम। तो तब से फिर ये स्टार्ट हुआ जर्नी, और उस टाइम पे सारे ही मतलब जो 6 सब्जेक्ट हैं वो मैंने वहां से फिर प्रिपेयर किए आपसे, मतलब तो अनअकैडमी पे जो मेरे कोर्सेज थे सारे 6 सब्जेक्ट्स आपने वही से प्रिपेयर। तो अब जब एग्जाम हुआ उसमें पेपर 2 का जो लेवल था वो किस तरीके का था? जो प्रिपरेशन आपने किया था क्या वो आपको हेल्प करा, या तो कुछ और एडिशनल आपने फेज 1 के लिए किया? पहले फेज 1 से बात करते हैं हम लोग। ओके, तो 2020 में तो मैं एग्जाम दे नहीं पाया था, बट फिर जब 2022 के लिए तो मैं वेट नहीं कर रहा था नोटिफिकेशन का, मैं नहीं दे पाया था। मैं एसबीआई पे जॉब कर रहा था, उसके बाद मैं ईपीएफओ में जॉब कर रहा था, बट फिर भी मेरा प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए मैंने कंटिन्यू ही रखा था, और जो भी 6 सब्जेक्ट है वो मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके लिए मैं अलग अलग और भी कोर्सेज है, या फिर जो आईसीआई का मटेरियल है वो भी मैं ऐड करते जा रहा था। तो ये मेरा मतलब पूरा 2 साल की जर्नी है एक,
तो उसमें मैं जितना मतलब बेस सोर्स मेरा अनअकैडमी से था, और फिर उसके ऊपर मैं और जितना मुझे लगे जैसे जैसे मतलब पेपर आता है और एमसीक्यूज हम देखते हैं उसके हिसाब से मैं फिर ऐड करता था अपनी प्रिपरेशन में। राइट, तो मतलब आपने आईसीआई वेबसाइट से भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया, Yes. फाउंडेशन पहले क्लियर किया, तो मतलब कितना परसेंटेज आपका प्रिपरेशन टाइम रहा और कितना परसेंटेज टाइम जो है आपने रिवीजन पे इन्वेस्ट किया? तो प्रिपरेशन भी चलती रही एक तरफ और रिवीजन भी चलता रहा। तो 2020 में जैसे मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी साथ साथ मैं रिवीजन भी करता रहता था कि 15 दिन बाद फिर से वो चीज देखनी है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है अभी तक 10 से 15 बार पूरा रिवीजन हो गया होगा, उससे भी ज्यादा हो गया होगा, बट उतना तो हुआ ही होगा। राइट, मतलब काफी ज्यादा टाइम रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जब जाते हो तो अगर रिवीजन नहीं किया है तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये मैं टिक करूं या ना करूं। अगर रिवीजन किया है तो आप श्योर रहोगे कि हाँ ये सही है, और उसी की वजह से फिर जो 1-2 नंबर का गैप रह जाता है वो वही क्रिएट करता है जो। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। राइट, तो फेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों थे। तो पेपर 1 में जो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए है, इसका जो लेवल है ये बैंक एग्जाम्स की तरह ही है या कुछ आप डिफरेंशिएट करना चाहोगे लेवल ऑफ प्रिपरेशन को लेकर? इसका जो पेपर 1 में पहले तो 2 पेपर आते हैं, पूरा ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के साथ एक पेपर, और दूसरा पेपर में ये 6 सब्जेक्ट आते हैं। राइट, तो पेपर 1 में सिर्फ 30 नंबर लाने होते हैं। अगर जो भी 30 नंबर ले आता है और पेपर 2 में 40 नंबर और ओवरऑल 80 नंबर ले आता है, वो पास हो जाता है। पेपर 1 उन सबका क्लियर हो जाता है, जितने भी लोग इतने मिनिमम कट ऑफ ले आते हैं। राइट, तो वो अच्छी बात है कि क्राइटेरिया ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जिनका अगर बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है मैथ्स, रीजनिंग में, बट उनको पेपर 2 आता है, तो ये इनके लिए एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका लेवल उतना नहीं रहता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का इतना लेवल नहीं रहता है। अगर आप जीए भी नहीं पढ़ोगे और इंग्लिश भी अगर आपका अच्छा है, तो लोगों ने 25 में से 25 भी स्कोर किया है इंग्लिश में, तो बाकी के फिर 5 ही नंबर बचे, तो वो कवर कर सकते हो आप। तो एसबीआई का मतलब क्लरिकल लेवल तक के हो सकता है या उससे भी कम? मैंने जो देखा है उसके हिसाब से तो उससे भी कम था ये लेवल। अच्छा, हाँ। ओके, एंड मोर इम्पोर्टेंट पेपर 2 को लेकर, बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, क्योंकि एक मिथ है बच्चों में कि ये कॉमर्स वाले ही कर पाएंगे, या तो सेबी में सिलेक्शन कॉमर्स वालों का ही होता है, बट बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और 11th 12th भी आपने साइंस से किया है, तो क्या चैलेंजेस रहे आपको कॉमर्स या कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट्स में जो बिल्कुल ही लाइक आपके लिए बहुत नए थे? इसमें एक अच्छी बात ये हो गई कि मैंने स्टार्टिंग उससे नहीं किया, मैंने स्टार्ट मैनेजमेंट से किया, फाइनेंस से किया, आपके ही कोर्सेज से। तो उस टाइम पे उतना वो माइंड में नहीं था कि ये टफ हो सकता है, उतना माइंड में ही नहीं था, मतलब माइंड में यही था कि क्लियर करना है। राइट, तो और उस टाइम लॉकडाउन भी था आई थिंक, तो हाँ, वो मोटिवेशन में पढ़ रहे थे कि हो जाएगा। बट यस, ये डिफिकल्ट तो हो सकता है, बट वही है कि आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करें और बार बार रिविजन करें तो ये चीज डुएबल है। पर डिफिकल्ट कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीजों में आप अटक भी जाओगे, बट उतना फिर उसके बारे में नहीं सोचना है। वो अपना प्रिपरेशन फ्लो में चालू रखना है, और एग्जाम में शायद क्या पता वो चीज ना आए। राइट, एंड जहां तक कि इन कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स की बात है, तो क्या ये सीए का सीपीटी हो गया या सीआईपीसीसी जो फाउंडेशन सीए फाउंडेशन है, इसका प्रिपरेशन आपने स्पेसिफिकली वो लेवल का प्रिपरेशन किया, या तो आपने बस सेबी का लास्ट ईयर का पैटर्न ध्यान में रखते हुए, लेवल ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन? मैंने जब मतलब ये अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया था, तो वही लास्ट ईयर का ही देखा था कि उतना कुछ टफ नहीं आता है, कि आप नॉर्मल चीजें जो कोर्सेज में है और एमसीक्यूज जो आते हैं उससे करो तो हो जाएगा। बट जो प्रीलिम्स का पेपर था वो थोड़ा टफ था, तो उसमें बहुत सारे मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी पेपर 2 जो था वो काफी टफ था। तो लास्ट ईयर बहुत जनरल पेपर था, एंड इस बार आप ये कह सकते हो कि स्टिकिंग टू द सिलेबस, पर्टिकुलरली क्वेश्चन सिलेबस से पेपर बहुत अच्छा था, यस कह सकते हैं। एंड फिर बात करते फेज 2 की, तो फेज 2 में आपको एक पेपर 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, एंड देन पेपर 2 में आपके पूरे सेम ही सब्जेक्ट हैं, सारे 6 के 6 आपके मैनेजमेंट, कॉमर्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, कंपनीज, ये सारे सब सेम थे। तो आपने इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया दोनों के लिए, पेपर 1 एंड 2 दोनों?
हाँ, अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें जनरल आपकी मतलब आप जब टाइप करते हो तो एक तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड शायद अच्छा ना हो, उसका इंटरफेस भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप जब घर पे लैपटॉप में प्रिपेयर करते हो तो वो एक अलग हो जाता है। तो एक कीबोर्ड ले लो पहले और उसके साथ प्रिपेयर करो, और उसके बाद फिर आता है कि आपका ग्रामर कितना अच्छा है और वो सब। तो ग्रामर एक ठीक होना चाहिए इसमें, और इतना कुछ जबरदस्त लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, और ग्रामर ग्रामर की जितनी कम एरर हो उतने ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं इसमें। सो इंग्लिश में बेसिकली नॉलेज इम्पोर्टेंट है, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स, या तो प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब एक हद तक रुक जाएगा, अगर ग्रामर अच्छा है तो एक नंबर तक रुक जाएगा। अगर फिर वो कंटेंट अच्छा है तो वो और 5 नंबर ले आएगा आपको, और वो 5 नंबर का गैप मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वही है सब। अभी एक मार्क के लिए कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। हाँ। तो मुझे लगता है बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट, आप जैसे ईपीएफओ में फुल टाइम जॉब करके ये प्रिपरेशन करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? डिफिकल्ट तो हो जाता था, क्योंकि मतलब घर पे आके फिर उतना मन नहीं होता है कि ऐसा होता है कि कुछ मतलब नेटफ्लिक्स देख लें, ऐसा मन करता है। बट उस टाइम पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका सपना है तो आपको ही काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, और कोई काम करके आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। और टफ तो बहुत हो जाएगा, बीच बीच में ऐसा लगेगा कि ये छोड़ देते हैं, बट करते रहना है फिर भी। तो वो है। सो टफ टाइम्स में मतलब कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? अच्छा, तो उसके लिए एक मतलब मेरा जो था कि मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था, और एवरी वीकेंड मेरी बातें होती थी उनसे। वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर एक कंपनी अच्छी हो जाती है, और आप शेयर कर पाते हो कि अच्छा ये पर्सन भी ऐसा ही फील कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो फिर पता लगता है कि नहीं, सबके साथ ही हो रहा है ऐसा। तो आपको फिर प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल जाती है। और जो फेज 2 की बात हम कर रहे थे, पेपर 2 को लेकर, तो जो फेज 1 का पेपर 2 था और फेज 2 का जो था, इसमें लेवल क्या था, डिफरेंस कितना था? क्या न्यूमेरिकल्स पूछे थे पेपर फेज 1 में, फेज 2 में, और डिफिकल्टी में आप कितना ऐसे डिफरेंशिएट करोगे? डिफिकल्टी वाइज तो मतलब डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, बट 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे जो फेज 1 में नहीं थे। न्यूमेरिकल फेज 1 में एक भी नहीं आया था शायद, और फेज 2 में 10 न्यूमेरिकल दे दिए थे। तो उसमें पेपर में ऐसा हो रहा था कि पेपर पूरा पढ़ना मुश्किल हो रहा था। मतलब ऐसे ऐसे वो फ्रेम क्वेश्चन ऐसे किए गए थे कि मतलब आपको पेपर पूरा करना ही वो एक टास्क था, कि पूरे क्वेश्चन पढ़ तो लो पहले, वही एक टास्क था। अगर वो टाइम मैनेजमेंट लेंदी था, टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा हुआ है उसने अच्छा स्कोर किया है इसमें। तो डिफिकल्टी तो सेम ही थी, बट जिसने न्यूमेरिकल्स अच्छे से किए हैं तो उनके चांसेस ज्यादा थे क्लियर करने के एग्जाम। तो न्यूमेरिकल्स जो आए थे फेज 2 में, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट से कि हाँ डेफिनेटली जो है इन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते ही है? न्यूमेरिकल्स का ऐसा था कि सारे टॉपिक्स में से मतलब जैसे जो नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं सबको ही मतलब जो प्रिपेयर करता है उसका आइडिया होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, बजटरी के क्वेश्चन होते हैं। फिर तो इस तरीके से सारे टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आया था। तो आपको सारे टॉपिक करने ही पड़ेंगे, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो वो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इतना कितना करेंगे, पर वो फिर जब लास्ट में सिलेक्शन होता है तो लगता है कि अच्छा चलो अच्छा हुआ कि ये कर लिया। यस, एंड बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो आई होप वो फॉर्मूला शीट आप दिन भर लेके बैठोगे एंड प्रैक्टिस करना। हाँ, तो अभी भी मेरे जो मैं जहाँ पे पढ़ता था, मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है, और उसके ऊपर दीवार पे मैंने अकाउंटिंग रेशियो के सारे जो फॉर्मूलाज है वो लगा के रखे थे। बार इतनी बार रिविजन किया था, तो उससे फिर क्या होता है वहां पे टाइम कम हो जाता है आपका। जो आपको 2 मिनट लगने वाले थे वो आप आधे मिनट में वो क्वेश्चन कर पाते हो। तो वो टाइम मैनेजमेंट में भी वो हेल्प किया। सो ओवरऑल रिवीजन इज मस्ट, मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखना जरूरी है, आपको अप्रोच आना जरूरी है। एंड जहाँ तक न्यूमेरिकल टॉपिक्स होते हैं तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाए तो एटलीस्ट आप आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद है या तो अप्रोच आपको पता है कैसे सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यूज पे। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया?
इंटरव्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स है, फिर Yes. इंटरव्यू का क्वेश्चन लिख लिए या बना लिए, वो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपेयर किया। अच्छा, कोई मॉक टेस्ट हाँ, या मॉक इंटरव्यूज आपने? इसके लिए मैंने मतलब रूही मैम और सर का इंटरव्यू भी दिया था, और ये मतलब इंटरव्यू के 2 दिन पहले ही दिया था। Right. तो मुझे जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो वहां से मिल गया कि नहीं, मतलब मैं मतलब क्योंकि बहुत डर रहा था, ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। मैंने ना तो कभी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, ना ही किसी मतलब और गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि मैं असिस्टेंट जॉब में था, तो उसमें अभी तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था कभी। ये फर्स्ट इंटरव्यू था, तो उसकी वजह से जो डर होता है वो मॉक इंटरव्यू से शायद वो डर ही निकल गया। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा था। Yes. एंड फेज 1 फेज 2 के लिए आपने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक टेस्ट तो मैंने मतलब बहुत सारे दिए थे, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम भी उतना था। तो मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। Right. और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, वो आपको उससे पता चल जाता है, और फिर वहां पे जाके आप फिर से रिवीजन कर सकते हो कि अच्छा मेरा ये टॉपिक है, इसके क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, तो फिर वही तो करना है, वही। हाँ, ओके। सो इन जैसे इंटरव्यू हुआ आपका, क्या आपको लगा था कि हो जाएगा? इंटरव्यू के बाद तो नहीं लगा था मुझे कि हो जाएगा, बट फिर पता चला कि सबके ही इंटरव्यू ऐसे हुए हैं। सबको ही मतलब एक इंटरव्यूज में सबको ही दिक्कत हुई थी इस बार, क्योंकि वो इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि आपको लगेगा कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है, बट वो कुछ अलग ही चेक कर रहे थे कि आप कितने रिस्पॉन्सिबली मतलब काम कर पाओगे, कितना प्रेशर हैंडल कर पाओगे, वो सब चीजें वहाँ पे नोट हो रही थी शायद। तो उसके हिसाब से फिर तो कुछ टिप्स या सजेशंस आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन को लेकर? उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आप वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और अगर उसका वेट करते रहेंगे तो उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं रहता है प्रिपरेशन का, स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको वो एज मिल जाएगी, बट फिर नहीं हो तो अभी से स्टार्ट करो और वेट मत करो। मैंने वेट नहीं किया था कि अगर आएगा तो मैं करूंगा। अगर आप करना है तो अभी से करते रहो, अदरवाइज फिर वो लेट हो जाएगा। और जितना आप अपनी मतलब स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो एक कि हाँ ये मैं सही जा रहा हूँ, और वो मॉक्स से भी आपको पता चलता रहेगा कि हाँ नंबर आ रहा है, मतलब ये सही जा रहा है। तो वो अपने हिसाब से वो करते रहिए और भरोसा रखिए खुद पे। Right. So overall consistency and believing yourself, Yes. your hard work is more important. Yes. So throughout the process, ये आपका कितना, as you said, 2 साल आप continuously prepare करते रहे, even though you were working with EPFO, आपका ultimate dream था ही कि सेबी ज्वाइन करना। तो ऑब्वियसली जैसे टीचर्स का तो रोल रहा ही है, लेकिन इसके अलावा आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स का क्या इम्पोर्टेंस या रोल रहा है इसमें? तो पेरेंट्स का मतलब मैं यही बोलता हूँ कि मतलब मैं और मेरे मम्मी पापा एज ए टीम वर्क कर रहे थे, कि मैं अपना पूरा ध्यान मतलब मैं स्टडी में लगा रहा था, बाकी की जो भी चीजें हैं घर की वो पापा संभाल रहे थे, और मेरा जितना भी ध्यान रखना होता है सुबह की चाय के लेके मतलब खाने का और जो सब चीजें, मतलब शाम में भी मैं आता था और बोलता था कि मम्मी चाय बना दो, मैं पढ़ने बैठूंगा, तो तुरंत वो फिर मेरे रूम में आ जाती थी चाय। तो वो सब चीजें मम्मी ने संभाल ली। तो ये पूरा एक टीम वर्क था, मैं कह सकता हूँ। और फ्रेंड्स का भी रोल है कि जब भी आपको मतलब ऐसा फील होता है कि क्योंकि सब कुछ आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाओगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या अंदर फील कर रहे हो ये एग्जाम ये इसमें, तो उसमें फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो यस, ये तो है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन कल्चर में हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। तो डेफिनेटली ये बस हमारा ड्रीम नहीं है, हमारे पेरेंट्स का ड्रीम है, एंड या बिकमिंग एन ऑफिसर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया और सबका रिस्पांस कैसे रहा? तो सबसे पहले तो मैं ऑफिस में था, जब रिजल्ट आया मैंने PDF मैंने देख लिया कि रिजल्ट आउट लिखा हुआ था। मैंने वो मतलब लोड ही नहीं हो रहा था, पहले तो डाउनलोड किया और मैं बाहर चला गया। ऑफिस में मैं बाहर चला गया, वॉशरूम साइड चला गया। मैंने कहा यहाँ पे अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे मतलब टूट नहीं सकता, तो मैं बाहर चला गया और देखा मैंने, तो मेरा लिस्ट में नंबर था। फिर अंदर जाके मैंने
मतलब एक कलीग को दिखाया कि अच्छा आप प्लीज आप चेक कीजिए कि मेरा रोल नंबर है कि नहीं इसमें। उन्होंने चेक किया। फिर मैंने दूसरे कलीग को भी बोला कि सर प्लीज आप भी चेक कीजिए ना कि मेरा रोल नंबर है कि नहीं इसमें। तो वो एक बहुत यकीन ही नहीं हो रहा यकीन ही था। नहीं हो रहा था कि अच्छा ये इतनी मतलब जब हम प्रिपेयर करते हैं ना तो हमको लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये मतलब टू बिग टू बी ट्रू ऐसा Right. लगता है हमें। तो जब अब हो गया है अभी भी मतलब इतना यकीन नहीं हो रहा है। कभी मैं आराम से बैठ के सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता है मुझे। बट ये फाइनली हो गया है। और फिर मम्मी पापा को कॉल किया मैंने, अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल किया। That's great. So बहुत खुशी हुई कि मतलब फाइनली आपने कर ही लिया, जो आपका ड्रीम था वो आपने अचीव भी कर दिया. So it was very nice having you here, Vishwa. My last question is like you were continuously preparing for SEBI, but we have students जो RBI के लिए भी prepare करते हैं और जो SEBI के लिए भी prepare करते हैं, तो उनके लिए आप क्या suggestion देना चाहोगे? इसमें मतलब सबका अलग अलग हो सकता है। बट मेरा जो था कि मैं सिर्फ यही एग्जाम के लिए, क्योंकि ईपीएफओ में मैं बहुत मतलब अच्छी जॉब में था ऑलरेडी। तो वो भी मुझे अच्छा ही लगता था वो जॉब भी। बट इसमें ऑफिसर लेवल था और ये मेरा मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करना था मुझे। तो ये एक ड्रीम ही कह सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसी के लिए फोकस कर रहा था। इवन बीच में आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आया, आरबीआई ग्रेड बी का आया, और भी मतलब एग्जाम्स आ रहे थे, पर मैंने वो अटेम्प्ट नहीं दिए। फोकस्ड रहे आप। हाँ, मैं यही मतलब ये था कि करेंगे तो यही करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं करना है, बस ऐसा था मेरा। So overall I can say कि जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, ये मल्टी फोकस रहते हैं कई बार। ठीक है, एक हद तक है, ठीक है कि सिमिलैरिटीज है सिलेबस में, आरबीआई में सिमिलैरिटीज है, फाइनेंस मैनेजमेंट तो पूरा सेम है, देन इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। लेकिन जहां तक हम सेबी की बात करते हैं तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर कॉमर्स, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट। तो जहां तक कंपनीज एक्ट का सवाल है तो उसमें तो बहुत सारे सेक्शंस या पेनल्टीज है, उसको आपने कैसे टैकल किया? मतलब स्टार्टिंग में तो वो भी टफ ही लगता है कि याद नहीं रह रहा है। मैं मतलब आपको भी बार बार मैसेज करके कह रहा था कि ये मतलब याद नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है। बट उसको एक एक मतलब चैप्टर वाइज लीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उसका अलग अलग नोट्स बना लीजिए, जो भी आपको सही लगे। सबका अलग अलग तरीका है, उसमें सबको अलग तरीके से मतलब याद रहती है चीजें। तो बट ये सबसे स्कोरिंग है, क्योंकि इस बार इसमें शायद 9 क्वेश्चन आए थे, और अगर आपने सही से पढ़ा है तो सारे ही सही थे, मतलब मेरे तो सारे ही सही थे उसमें। तो ये एक बहुत स्कोरिंग हो जाएगा कि आपको बस देखना है कि फैक्ट्स ज्यादा पूछते हैं इसमें, तो आपको बस देखना है कि अच्छा ये है और इसका आंसर ढूंढना है, टिक हो गया वो, तो वो टाइम भी कम लगेगा उसमें। तो मतलब बस यही एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो श्योर शॉर्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं। एंड वैसे ओवरऑल मैं सबसे इजीएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो कौन सा रहा? मेरे लिए तो मैनेजमेंट था, क्योंकि सबसे पहले मैंने वो स्टार्ट किया था, और उसका रिवीजन भी क्योंकि पहले स्टार्ट किया था तो रिवीजन भी इतनी बार हो गया था। तो और वो स्टार्ट उससे करना चाहिए ताकि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। डायरेक्ट मतलब अकाउंट पे मत जाओ, वो टफ लगेगा और वहीं से आप फिर कहोगे कि नहीं करना है ये। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लो कि जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं, और हो सकते हैं शायद कि टफ है, पर वो सबके लिए है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसका उतना इश्यू नहीं है। सो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है जैसे मैनेजमेंट है, फाइनेंस भी, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यू कैन स्कोर इट। वेयरएज कॉमर्स, कॉस्टिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, या तो हम नर्वस हो जाते हैं अगर लेवल बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स को आप क्या राय देना चाहोगे कि अगर आपको फेज 1 हो या फेज 2 हो, इन 6 सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इक्वली सब पे करना चाहिए, या तो कुछ मेजर माइनर सब्जेक्ट्स आप बताओगे जिन पे फोकस करना होगा? तो इसमें जैसे मैनेजमेंट और फाइनेंस है, तो अगर एक बार आप कर लेते हो मैनेजमेंट, फाइनेंस और कॉस्टिंग, अगर एक बार आप कर लेते हो या 2-3 बार स्टार्टिंग में रिवीजन कर लेते हो, तो फिर उसमें बार बार फिर नहीं देखना पड़ता है। कंपनी एक्ट में फिर आपको रिवीजन लगेगा लास्ट में। तो ये करके आप एक मतलब साइड में रख सकते हो कि चलो इतना हो गया है, 3 सब्जेक्ट हो गया, और फिर बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको जो टफ लगता है वो बार बार रिवीजन, जो आपको ज्यादा टफ लग रहा है उसका प्रिपेयर ज्यादा कीजिए। तो मैं ये कहूंगा ताकि मतलब ये रहे ही नहीं कि आपका ना हो, और जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सको, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आप कर लोगे, जो नहीं आता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए और होप फॉर द बेस्ट कि हो जाए।
तो सब्जेक्ट्स मतलब जो भी हमारे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस को स्टिक करते हुए क्वेश्चंस थे या कुछ क्वेश्चन जनरल भी आपको देखने मिले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे जनरल क्वेश्चन आए थे। एक दो शायद हो सकते हैं, बट सिलेबस उन्होंने बहुत अच्छा पेपर बनाया था। वो एक बैलेंस पेपर था और जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है उसका मतलब उसके वो दिखेगा वो नंबर्स में कि तो ये बैलेंस पेपर था और सिलेबस में से ही ज्यादा आ जाता है। यस, तो वही मैं इनफैक्ट स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सिलेबस खुद इतना वास्ट है, अगर आप सिलेबस करते हो और उसे मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाते हो तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कई बार बच्चे एक दो क्वेश्चंस, जैसे आप पिछले साल की भी बात करें 2020 में टैक्सेशन के क्वेश्चन पूछ लिए या बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए, तो उन कुछ क्वेश्चंस की वजह से हम पैनिक करना इज नॉट द सॉल्यूशन। वी हैव टू डू द सिलेबस इन सच अ वे कि हाँ जितने मार्क्स रिक्वायर्ड है हम उसी से निकाल पाएंगे। वो कट ऑफ भी देखना जरूरी है कि कितना जा रहा है। मतलब आप सोचोगे कि सब कुछ आना चाहिए आपको, वो भी पॉसिबल नहीं है। जितना करो ज्यादा ही करो प्रिपरेशन और उसका बार बार रिवीजन करो, वो बहुत जरूरी है। यस, एंड जैसे नेगेटिव मार्किंग है तो उसको लेकर आपके क्या सजेशंस रहेंगे? इसमें भी अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं और उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहती है कि मतलब उनको 50-50 लगता है, फिर भी वो कर देते हैं और एक्यूरेसी भी उनकी ज्यादा रहती है। वो सबके साथ नहीं होगा। ये एक अप्रोच डेवलप करते हैं या क्या है पता नहीं, बट उनकी एक्यूरेसी रहती है तो वो कर सकते हैं। बट अगर मान लो आपको लगता है कि मैं जितना श्योर हूँ उतना ही करूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि कट ऑफ कितना जाता है। आप मतलब कट ऑफ 65 या 70 जा रहा है और आप बस उतने ही नंबर का करके आ रहे हो, तो फिर तो वहीं पे हो गया खत्म कि आपका नहीं होगा। तो एक तो आपको थोड़े रिस्क भी लेने पड़ेंगे। इवन मैंने भी एक क्वेश्चन में मतलब रिस्क लिया था और सही हो गया वो, तो वो भी करना पड़ेगा। सो इट वॉज वेरी वेल एक्चुअली, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है विश्व ने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज मैंने देखी है हिज कंसिस्टेंसी। द कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो। सिलेबस इतना वास्ट है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है आपने। ये नहीं सोचना है कि अगर यू पैनिक कर जाते हैं कई बार, नहीं हो रहा है मुझसे, कॉस्टिंग नहीं हो रहा है, कॉमर्स नहीं हो रहा है, तो डोंट panic yourself. Everyone is at the same stage. He is already a non-commerce background student, and we have maximum students who are not from commerce backgrounds. Still they don't give up, right? Students आपने give up नहीं करना है, ऐसे ही consistency के साथ जो है लगे रहना है प्रिपरेशन को। ओके, हार्ड वर्क डेफिनेटली जो है आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच विश्व, इट वॉज अ वेरी गुड इंटरव्यू विथ यू। एंड लास्टली our future जो aspirants है सेबी ऑफिसर्स, फ्यूचर सेबी ऑफिसर्स, इनको आप लास्ट मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हो? तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब एक तो सबसे पहले तो सपना देखो, सपना बड़ा देखो। ये बड़ी चीज है मेरे लिए तो। एटलीस्ट ये जो जॉब मैंने क्लियर किया है ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो सपना देखो और बड़ा ही देखो और उसके पीछे फिर लग जाओ। ऐसा मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकते हैं, तो वो एक देखो और अपने आप पे पूरा बिलीव रखो कि हो ही जाएगा। मतलब ये अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में या फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैं कुछ ना कुछ करके मैं कर ही लूंगा। तो अपने आप को भरोसा रखो और काम करते रहो और अल्टीमेटली फिर हो जाता है। तो बेस्ट विशेष सबके लिए। So thank you so much, Vishwa. Wish you all the very best for your future. May you succeed and